बायो एनर्जी का। तो जो रॉ मटेरियल है जिसको यूज़ करके हम बायो फ्यूल बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फीड स्टॉक, एंड सच काइंड ऑफ फ्यूल विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग और डेड बायोमास इज कॉल्ड आर कॉल्ड बायोफ्यूल्स। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं एक एक करके। ठीक है, सो बायोलॉजिकल मटेरियल है बायोमास, इन्वायरमेंट में हमने अच्छे से पढ़ा था। प्रोड्यूसर से सनलाइट को लेके फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड देन फिर अपने अंदर एक जो है बायोमास स्टोर करेंगे, कुछ मास जनरेट करेंगे। ठीक है, वो प्लांट्स में स्टोर होगा, फिर वो उसको कंज्यूमर्स खाते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे प्लांट पे ही रुक जाते हैं। तो मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर कुछ बायोमास स्टोर कर रहा है, और उस बायोमास को अगर हम बायोफ्यूल बनाने में यूज करें तो उसको क्या कहा जाएगा? बायो फीड स्टॉक कहा जाएगा। ठीक है, तो फीड स्टॉक क्या हो सकता है? ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, ठीक है, टू प्रोड्यूस फ्यूल। सबसे ट्रेडिशनल फीड स्टॉक क्या हो सकता है? वुड, है ना, जो हम इंसान हमेशा से यूज करता आ रहा है। देन फिर क्रॉप्स और वेस्ट, तीन तरह के फीड स्टॉक होते हैं। ठीक है, क्रॉप, आप कोई फसल उगाते हैं इस इंटेंशन के साथ कि इस फसल का जो यील्ड होगा उससे आप कोई फ्यूल बनाएंगे। सो एक क्रॉप हो सकती है, वुड हो सकती है, वेस्ट हो सकता है। वेस्ट कैसा हो सकता है? तो वो एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं, या फिर एनिमल वेस्ट हो सकता है, लाइक डंग ऑफ कैटल्स। ठीक है, ये सारे इसमें हो सकते हैं। सो बायोफ्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? बायो एथेनॉल, बायोडीजल एंड बायोगैस। इसके अलावा भी आपको वर्ड सुनने को मिल सकते हैं, बायोब्यूटेनॉल, बायोमेथेनॉल, वो भी हो सकते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट फ्यूल यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बायोफ्यूल्स को जब हम डिस्कस करते हैं, तो जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल की जनरेशन क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब जनरेशंस को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्पेशली आप मुझे बताएंगे जो एनवायरनमेंट पढ़ चुके हैं। व्हाट इज ए कार्बन पॉजिटिव फ्यूल, व्हाट इज कार्बन न्यूट्रल फ्यूल और कार्बन नेगेटिव फ्यूल? कार्बन पॉजिटिव फ्यूल मीन्स ऐसा फ्यूल जिसको बनाने में हमने जितना कार्बन कैप्चर किया और उसको यूज करते टाइम उससे ज्यादा कार्बन एमिट हो रहा है, सो सच काइंड ऑफ फ्यूल विल कॉल्ड कार्बन पॉजिटिव। मीन्स कार्बन कैप्चर कम कर पा रहे हैं हम और फ्यूल जो है एमिशन ज्यादा कर रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में जितना कार्बन यूज हुआ और एमिशन जितना हुआ उससे वो दोनों इक्वल है, दैट इज कॉल्ड कार्बन न्यूट्रल फ्यूल। और कार्बन नेगेटिव फ्यूल मीन्स उसके मैन्युफैक्चरिंग में हमने जितना कार्बन सिक्वेंस्टेशन किया एमिशन उससे कम हो रहा है। सो ओवरऑल वो इस तरह का फ्यूल क्या होगा, इन एटमॉस्फेयर से कार्बन को रिड्यूस करने का काम करेगा। फर्स्ट टाइप का फ्यूल जो कार्बन पॉजिटिव है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन को ऐड करेगा। सेकेंड टाइप का फ्यूल है न्यूट्रल फ्यूल, वो ना तो ऐड करेगा ना तो रिड्यूस करेगा। बट जो थर्ड टाइप का फ्यूल है कार्बन नेगेटिव फ्यूल, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन को रिड्यूस करना शुरू करेगा। और यही हमें अचीव करना है। मीन्स फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता हुआ दिखना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन को भी हम अपनाएंगे, वाई? वो कार्बन एमिशन तो कर रहा है बट वो एक सर्कुलर सिस्टम में काम कर रहा है। फॉसिल फ्यूल में क्या था, नेचर में जो कार्बन स्टोर्ड है हम उसको निकाल रहे थे और एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे थे, लीनियर था कार्बन का मूवमेंट। और ये बहुत डेंजरस है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है हम वापस नहीं लेकर आ पा रहे। कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि हमारा एटमॉस्फेयर है और इकोनॉमी है, एटमॉस्फेयर से कार्बन इकोनॉमी में आया, देन फिर वो वापस एटमॉस्फेयर में चला गया। ये सिस्टम भी थोड़ा फेवरेबल है, ना तो हम ऐड कर रहे हैं ना हम रिड्यूस कर रहे हैं। और ऐसा हो जाए कि हम एटमॉस्फेयर से इकोनॉमी में लेते जा रहे हैं कार्बन और रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो सबसे फेवरेबल कंडीशन हो सकती है। सो हम फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन की तरफ जब जाएंगे तो हमारा यही होगा कि कार्बन को हमें कार्बन
पॉजिटिव फ्यूल से लेकर के कार्बन नेगेटिव तक लेकर जाना है। सो फर्स्ट जनरेशन फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बायोफ्यूल्स, सच काइंड ऑफ बायोफ्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एडिएबल बायोमास आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन। यानी यहां पर आपका फूड क्रॉप्स को यूज करके जो बायोफ्यूल्स बन रहे हैं दीज आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, बीट रूट, हाँ इनका रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं, दीज आर फीड स्टॉक्स, ठीक है। और इनसे फिर मैं क्या बना सकता हूं, लाइक स्टार्च बेस्ड जो भी फीड स्टॉक है, लाइक राइस, व्हीट, पोटैटो, बीट रूट, शुगर केन, मेज, इन सब में स्टार्च मिलता है और इससे हम बायोएथेनॉल बना सकते हैं, ठीक है। इनसे हम क्या बना सकते हैं, बायोएथेनॉल बना सकते हैं। सिमिलरली एडिएबल फूड ऑयल्स लाइक सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, है ना, पीनट ऑयल, है ना, ये सारा जो है इससे हम बायोडीजल्स बना सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं को अगर हम जो है इनका जो है डिकम्पोजिशन करें तो गैस भी बनाई जा सकती है, ठीक है। सो ऐसे बायोफ्यूल्स जो एडिएबल फूड क्रॉप्स से बनाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। और ये हमेशा कार्बन पॉजिटिव होते हैं, कार्बन पॉजिटिव होते हैं। इनके साथ इशू क्या है, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का इशू है कि अगर हम बायोफ्यूल बनाने लगेंगे फूड आइटम्स से तो फिर फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। देन फिर सेकेंड जनरेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, मीन्स जो नॉन एडिएबल, नॉन फूड फीड स्टॉक है, नॉन एडिबल और नॉन फूड फीड स्टॉक है, जैसे वेस्ट मटेरियल। अब वो वेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकती है, कैटल डंग हो सकता है, ह्यूमन डंग या ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकती है जो सीवरेज में मिलती है, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो सकता है। वो सारे जो नॉन एडिबल आइटम है, वेस्ट मटेरियल है, उनसे जो अगर फ्यूल बनाया जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन। या फिर अनफिट फॉर टू ईट, ऐसा फूड आइटम जो अब खाने के लिए लायक नहीं रहा है, जैसे रॉटन व्हीट जो गोडाउन्स में खराब हो जाते हैं, लाइक, है ना, वेस्ट फूड जो पार्टीज वगैरह के बाद निकाला जाता है, रॉटन पोटैटोज, है ना, अनफिट या मल्टीपल टाइम यूज्ड कुकिंग ऑयल, है ना, हलवाइयों के पास होता है, तो इसके बारे में भी बात हो रही कि वो जो मल्टीपल टाइम जो कुकिंग ऑयल है उससे बायोडीजल वगैरह बनाया जाए। सो सच काइंड ऑफ फीड स्टॉक से जो बनने वाला जो बायोफ्यूल है वो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल होता है, और ये भी कार्बन पॉजिटिव होता है, बट ये हमारे वेस्ट मटेरियल की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है, फूड सिक्योरिटी को किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं, सो हाईली प्रोडक्टिव एल्गी मीन्स आप सपोज कीजिए वाटर बॉडीज हैं जहाँ कोई ज़्यादा इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है, वेस्ट वाटर बॉडीज हैं, सीवरेज से आपने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड या लेक बना ली सीवरेज वाटर को ट्रीट करके, एंड देन फिर उसके अंदर आप एल्गी को प्रोड्यूस करें या एल्गी को डेवलप करें। वो एल्गी बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारा बायोमास अपने अंदर स्टोर करेगी एंड अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगी। उससे पहले हम उसको निकाल लेंगे एंड देन फिर उस एल्गी को यूज करके हम अपना बायोफ्यूल अगर बनाते हैं, सो सच काइंड ऑफ बायोफ्यूल विल कॉल्ड। हाँ बिल्कुल, वो एल्गी का लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि एल्गी थोड़े से टाइम में बहुत सारा बायोमास अपने अंदर स्टोर कर लेती है, और उस एल्गी से अगर हम बायोफ्यूल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड
थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, और ये कार्बन न्यूट्रल होता है। नहीं नहीं, हो सकता है, बिल्कुल होगा, कार्बन न्यूट्रल। हाँ, एंड देन लास्ट वन इज फोर्थ जनरेशन, इसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट एंड एल्गी का यूज किया जाएगा। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स एंड एल्गी, जेनेटिकली इंजीनियर। अब जेनेटिकली इंजीनियर मीन्स हम उसको इस तरीके से इंजीनियर करेंगे कि वो कम टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास लाइक स्टार्च या कुछ भी एस्टर्स वगैरह है उनको अपने अंदर स्टोर करे और कम टाइम में हमें हाई यील्ड दे दे, एंड देन फिर हम उससे अपना बायोफ्यूल जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर फोर जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स। हाँ, ये कार्बन नेगेटिव है, दिस इज कार्बन नेगेटिव। मतलब जितना इसको प्रोडक्शन में जितना कार्बन आपने एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेयर से, एमिशन उससे कम होगा हमेशा, ठीक है, कार्बन नेगेटिव। ठीक है, ये चार तरह की जनरेशन है बायोफ्यूल्स की, जो हाँ सस्टेनेबल ऐसा आप फ्यूल जो एविएशन में आप यूज कर रहे हैं जो सस्टेन करे अगली पीढ़ियों के लिए, मीन्स इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाए, सच काइंड ऑफ फ्यूल सस्टेनेबल, एनी काइंड सस्टेनेबल वर्ड का यही मतलब होता है। तो आप इस तरह से हाँ, वेस्ट वाटर स्लज, वेस्ट वाटर स्लज कैसे होगा? चलिए क्लास के बाद दिखाइएगा मुझे, है ना। अब हम इन बायोफ्यूल्स की बात करें तो एक एक करके इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। बायो एथेनॉल अगर बन रहा है, ठीक है, तो ये कैसे बन रहा है? विद द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट और बैक्टीरिया ऑन स्टार्च, हाई स्टार्च, अगर स्टार्च है उस पर अगर फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाए तो बायोएथेनॉल मिलेगा। बायोएथेनॉल बनेगा। बायोडीजल, तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल्स पर ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू बायोडीजल मिलेगा। एंड बायोगैस जो है बायोमास पर, किसी भी तरह का बायोमास है पर बैक्टीरियल एनारोबिक डीकम्पोजिशन, मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस या लो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में किसी बायोमास पर अगर बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन हो रहा है, सो आपको बायोगैस यानी मीथेन मिलेगी। एनारोबिक डीकम्पोजिशन, पर आपको इसका प्रोडक्ट क्या है? ये अल्कोहल है बायोएथेनॉल, ये एस्टर है। एस्टर मीन्स केमिकल नेम। अगर आपसे पूछा जाए कि बायोडीजल क्या है, तो दीज आर एस्टर्स, ग्रुप ऑफ या मिक्सचर ऑफ एस्टर्स। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू स्टार्च पर कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया करता है, एंड देन फिर आपको क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। दैट सच काइंड ऑफ एल्कोहल विल कॉल्ड बायोएथेनॉल, है ना। एथिल एल्कोहल फर्मेंटेशन किया जाएगा, देन फिर आपको एथिल एल्कोहल मिलेगा और इसी को आप बायोएथेनॉल कहते हैं। एथिल एल्कोहल को ही एथेनॉल कहते हैं, और फिर जब बायोलॉजिकल प्रोसेस से मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड बायोएथेनॉल। ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होती है। वो ऑयल्स पर
परफॉर्म की जाती है, वेजिटेबल ऑयल्स पर परफॉर्म की जाती है, देन फिर आपको मिक्सचर ऑफ एस्टर्स मिलता है, और वो मिक्सचर ऑफ एस्टर्स ही क्या कहलाता है, बायोडीजल कहलाता है। और अगर बायोमास पर एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो तो आपको मीथेन गैस मिलती है, और सच काइंड ऑफ मीथेन गैस विल कॉल्ड बायोगैस, है ना। अगर वो नेचुरल सोर्स से मिल रही थी, है ना, फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में, सो हम उसको क्या कह रहे थे, नेचुरल गैस कह रहे थे। बट अगर वो आर्टिफिशियली या किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से आप बना रहे हैं बायोमास से, तो वो अब वो क्या कहलाने लगेगी, बायोगैस कहलाने लगेगी। सो अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिखाई देने लगेगा, जो नेचुरल गैस में हमने जो प्रॉब्लम छोड़ी थी उसका सॉल्यूशन अब आपको यहाँ दिखाई देगा कि नेचुरल गैस में जो सीएनजी बनाई जा रही है, सो वो सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है हमारी प्रॉब्लम का क्लाइमेट चेंज की। सो अब हम सीएनजी कैसे बना सकते हैं, बायोगैस को कंप्रेस करके, उसमें से मीथेन, बायोगैस में मीथेन है, सो उसको कंप्रेस करके हम अपनी सीएनजी बना सकते हैं। दैट इज सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप लगातार बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से हमें क्या मिलता है, बायोमास मिलता है, जिसको हम फीड स्टॉक के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, एंड देन फिर बायोगैस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली एक बड़ी प्रॉब्लम अभी आपको देखने में आ रही है, अभी सर्दियों का मौसम है, दिल्ली एयर पॉल्यूशन। सो वो उसका रीज़न क्या है, मेजर रीज़न क्या है, व्हीकल, पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग इसका एक वो रीज़न है। सो अब ऐसे रिसर्च पे काम, ऐसे मेथड्स पर काम किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। सो उस स्टबल को हम ले एज ए फीड स्टॉक, और उस पर कुछ स्पेशल यीस्ट या फंगस रिएक्शन एक्शन करवा के देन उससे हम जो एथेनॉल बनाएंगे वो कहलाएगा बायो एथेनॉल। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर रिसर्च किया जा रहा है जो स्टबल को जो है उसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर दे। सो ये एक इसका सॉल्यूशन हो सकता है, स्टबल बर्निंग का या पराली जलाने का एक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से जो बना है आपको मीथेन गैस मिलता है, और ये मीथेन गैस ही जो है बायोगैस है। अब गवर्नमेंट इस पर अलग अलग स्कीम्स पर काम कर रही है, लाइक गोवर्धन योजना। सो वो फार्मर्स को या एनिमल हस्बेंड्री करने वाले फार्मर्स हैं जिनके पास गोबर बड़े पैमाने पर होता है, तो उनको कहा जा रहा है कि आप बायोगैस बनाओ एंड देन फिर उसको यूज़ करो या फिर उसको सेल आउट करो, है ना। तो गोवर्धन यानी गोबर से आप वो कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और ये सारे जो है मेथड्स हैं, इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोडीजल। बायोडीजल, सो बायोडीजल क्या है? सो आपको पता चल गया कि ये ऑयल से ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस से बनने वाले एस्टर्स का एक मिक्सचर है, इसे बायोडीजल कहते हैं। ये डीजल की तरह यूज़ किया जा सकता है, हालांकि ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये डीजल की जगह यूज़ हो सकता है, हालांकि इसकी एफिशिएंसी नेचुरल डीजल से थोड़ी कम होती है, बट ये उसको रिप्लेस कम्प्लीटली नहीं कर सकता। तो ये डीजल के साथ ब्लेंड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से आपका इंपोर्ट पॉल्यूशन वगैरह को ये कम कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ बायोडीजल। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम कर रहा है ऑलमोस्ट 80% तक। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल भी इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, और स्मोक पार्टिकुलेट मैटर जो है वो भी रिड्यूस होते हैं। जो नेचुरल डीजल होता है उसमें पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा होता है, इसलिए आप देखेंगे कि सर्दियों में दिल्ली में डीजल बसेस, ट्रक्स बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये सारा है। एंड देन इसका जो फ्लैश पॉइंट है, यानी इसका जो सडनली जो इसका जो वेपराइजिंग पॉइंट है वो कम होता है, इसलिए इसमें एक्सीडेंट में आग लगने के चांसेस भी कम होते हैं। ये सारी इसकी जो है एडवांटेजेस हैं। लुब्रिकेंट बेटर होता है, इसलिए इंजन की लॉन्ग लाइफ के लिए काम आ सकता है ये। और ये किससे बनता है? तो नॉर्मली वेजिटेबल ऑयल से, लेकिन वेजिटेबल ऑयल ऑलरेडी डिमांड में है क्योंकि वो एडिएबल होते हैं, और हमें सेकेंड जनरेशन फ्यूल के रूप में अगर बायोडीजल चाहिए होता है तो हमें नॉन एडिएबल ऑयल यूज़ करना होगा। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, प्लांट जेट्रोफा प्लांट के बारे में बात की गई कि इसका जो बीज होता है, इसका जो सीड होता है, उससे निकलने वाले ऑयल से बायोडीजल बनाया जाता है। ठीक है, और इंडियन रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जेट्रोपा के प्लांट्स भी लगाता है, और उससे निकलने वाले बीज को फिर बायोडीजल फैक्ट्रीज में दे करके बायोडीजल बनाता है। और इंडियन रेलवे ने अपने जो डीजल इंजन हैं उनमें बायोडीजल ब्लेंड भी करता है, ठीक है, ताकि उनकी डीजल की डिमांड या उसका जो है कम हो। नेक्स्ट इज बायो एथेनॉल। ठीक है,
ये भी इसके भी इफेक्ट्स क्या है कि तो ओवरऑल पोल्यूशन ये कम करता है। नेचुरल पेट्रोल जो यूज हो रहा है उसकी कंपैरिजन में ये ओवरऑल कार्बन मोनोऑक्साइड को 30% तक रिड्यूस कर सकता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 50% तक और 35% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कम कर सकता है। अब इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं कार्बन मोनोऑक्साइड्स के, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, बता सकता है कोई? है ना, वोलेटाइल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो है बहुत वोलेटाइल होते हैं, मींस वो वेपर फॉर्म में ही मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ये सारा हम डिटेल इन्वायरमेंट में बात करेंगे। तो ये सारा है, इनकी एमिशन जो नेचुरल पेट्रोल होता है उससे कम करता है बायो एथेनॉल। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर वगैरह को बहुत कम कर देता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर देगा। ठीक है, नेचुरल पेट्रोल के कंपैरिजन में। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम भी चल रहा है, आगे बात करते हैं। एक बायोगैस, तो ये मीथेन गैस है बायोमास के डिकम्पोजिशन से बनने वाली। और ठीक है, अब ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है लाइक विंड एंड सोलर, और इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए कुकिंग फ्यूल, एज इंडस्ट्रियल फ्यूल एंड ऑटोमोबाइल फ्यूल। तो बायोगैस का बहुत बड़ा स्कोप है। और प्लस इन बायोगैस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके वेस्ट मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वेस्ट मैनेजमेंट। ये सारी बातें, जैसे कि अब रिसर्च चल रहा है सीवर से, ह्यूमन एक्सक्रीटा से बायोगैस बनाने का। अफ्रीका में इसके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, अब और आगे ये बढ़ेगा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा एक बड़ा प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उससे ही गैस बना ली जाए, लेकिन अभी वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा से उतना लार्ज अमाउंट ऑफ गैस नहीं बन पाता जितना जो एज ए फ्यूल इसको यूज करने में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बायोगैस बनाने का प्रोसेस, ऐसा एक चैम्बर बनाया जाता है जिसमें एयर नहीं एलिमिनेट कर दी जाती है और उसको डंग से और बायोमास से भर दिया जाता है। देन फिर एनारोबिक एक्शन होता है, फिर गैस निकलती है और उससे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उस गैस को फ्यूल के रूप में, या फिर फूड कुकिंग फ्यूल के रूप में, या फिर उसको उसको जनरेटर में सीएनजी के रूप में उसको जनरेटर चला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये है। ठीक है, एडवांटेजेस आप हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है। जो नेचुरल गैस के कंपैरिजन में कार्बन एमिशन कम कर रहा है, और आपको रिन्यूएबल फॉर्म में मीथेन गैस दे रहा है, जबकि आप नेचुरल गैस में नॉन रिन्यूएबल फॉर्म में ले रहे थे। ये सारा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नमेंट ने इंडिया में बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए, इनके प्रोडक्शन को और यूज़ को प्रमोट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ जो है बनाई थी। तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर एक तो 2025 तक 20% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, जो आपके मार्केट में पेट्रोल पंप्स पे जो पेट्रोल मिल रहा है उसमें 20% ऑफ एथेनॉल, बायो एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट सेट किया गया है, एंड 5% ऑफ बायो डीजल ब्लेंडिंग इन डीजल। ये दो टारगेट अचीव करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। अब इस पॉलिसी में क्या क्या स्पेशल है? कैटेगराइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोफ्यूल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है, 1, 2 एंड 3। जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3। जनरेशन 1 मीन्स एडिएबल क्रॉप्स, जिनको हम खा सकते हैं, उनसे फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल बनाने की बात कही गई है। तो अब सवाल उठता है कि फिर फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि किसानों को अगर सरप्लस प्रोड्यूस मिलती है और वो सरप्लस प्रोड्यूस है, वो उसका बेटर रेट उनको फूड मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो वो एनर्जी मार्केट में ले जा करके उसको बेच सकते हैं। इसके लिए उनको परमिट किया गया है। सो इस तरीके से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बनाने की बात कर रही है, सरप्लस प्रोड्यूस से, जिसका बेटर रेट नहीं मिल रहा है। एमएसपी वगैरह देती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर सरप्लस किसी के पास आ रहा है और उसका बेटर रेट नहीं मिल रहा है, तो वो ले जा करके एनर्जी कंपनी को बायोफ्यूल बनाने के लिए दे सकती है। सो इसके थ्रू ये बायो एथेनॉल प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही है। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल की बात कही गई है, इसको एडवांस्ड बायोफ्यूल मानते हुए इसको बात की गई है, और इसमें ये
वेस्ट टू एनर्जी जनरेट करने के लिए टारगेट डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्होंने कहा है कि अनफूड आइटम्स दोज आर अनफिट टू ईट will not be discarded, rather they will be used to produce second generation biofuels। सेकेंड इसमें ये बात किया गया है, इसमें इन्होंने वीट राइस जो अनफिट हो गया, सपोज कीजिए कि एक फसल है मंडी में रखी हुई है, बारिश हो गई, अब वो पूरा जो हीप है वो खराब हो गया, अब उसको फेंकना पड़ेगा, किसान को नुकसान हो गया, तो किसान उसको ले जाकर के एनर्जी कंपनी को सेल कर सकता है। खराब हो चुके वेजिटेबल्स, पोटैटो, उनको यूज़ किया जा सकता है। हार्ट हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें ये बताया गया है कि मल्टीपल टाइम्स जब किसी चीज़ को फ्राई किया जाता है तेल में, तो वो तेल में ट्रांस फैट जनरेट होने लग जाते हैं, प्रोड्यूस होने लगते हैं, हाँ, और वो ट्रांस फैट आपको हार्ट और कैंसर संबंधी, मेजरली हार्ट और रिलेटेड ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा भी स्कीम, ऐसा भी प्लान है कि हलवाइयों या फूड की जो कंपनीज हैं, दुकानें हैं, उनसे मल्टीपल टाइम यूज़ किया हुआ ऑयल कलेक्ट किया जाए एंड देन फिर उसको बायोडीजल में यूज़ किया जाए। सो ये सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल की बात कर रहा है। एंड देन थर्ड जनरेशन की बात की उन्होंने कि वो एल्गी बेस्ड, जो भी आर्टिफिशियल सीवेज वाटर से जो आर्टिफिशियल लेक्स और पॉन्ड्स बन रहे हैं, उनमें एल्गी को डेवलप किया जाएगा और उस एल्गी से फिर बायोफ्यूल बनाया जाएगा। तो 3 जनरेशन को इन्होंने टारगेट किया है। 4th जनरेशन को अभी इसलिए नहीं किया है, 4th जनरेशन में अभी काफ़ी डिलेमा है जेनेटिकली मॉडिफाइड और ऑर्गेनिज्म को लेके, उनके हैजार्ड्स इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी अभी रिसर्च होना बाकी है। सेकेंड पॉइंट, ये टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि हम जेनेटिकली किस लेवल पर ले जाकर के मॉडिफाई करें किसी चीज़ को कि वो ये करें। तो हाई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी की इसकी इसमें ज़रूरत होती है, इसलिए 4th जनरेशन को इसमें कवर नहीं किया गया है। रॉ मटेरियल का स्कोप मैंने आपको बता ही दिया है ना, क्या हो सकता है, तो सभी तरह के वेस्ट मटेरियल, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेस्ट फूड, वेस्ट ऑयल, उन सबको इसमें कवर किया गया है। फार्मर को प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है, इसके इस पॉलिसी के थ्रू फार्मर्स को इनकम सिक्योरिटी देने की बात की गई है एंड बायोडीजल प्रोडक्शन को बूस्ट करने की बात इसके अंदर की गई है। तो दिस इज बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये इसमें बात की गई है। इसके बेनिफिट्स आप बता सकते हैं, इंपोर्ट रिड्यूस होगा पेट्रोलियम पर। अगर एडवांटेजेस की बात करूं कि क्या फ़ायदे होने वाले हैं भारत को, इंडिया को बायोफ्यूल पॉलिसी से, तो इंपोर्ट बैलेंस कम होगा, इन्वायरमेंट हेल्थ बेनिफिट, बड़ी प्रॉब्लम है पार्टिकुलेट मैटर की जो डीजल और पेट्रोलियम व्हीकल से आ रहा है, ठीक है, वो होगा। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने में आसानी होगी, आप अपना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ले रहे हैं एंड देन फिर उसमें से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कि बायोमास कौन सा है, सब्जियों के छिलके, है ना, ये सारी चीज़ें, एंड देन फिर उसको आप बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हाँ, वो सारा बायोफ्यूल में। तो अब वेस्ट जो बायोमास है, वेजिटेबल वेस्ट भी हो सकता है, खराब खाना भी हो सकता है ना, वो सारा। इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में डेवलप होगा, सपोज कीजिए गोबर्धन स्कीम, अब एक रूरल एरिया है, अब वो आपको फ्यूल दे रहा है, कल तक वो खाना दे रहा था, फ्यूल दे रहा है, तो अब वहाँ पर तेज़ी से हाईवेज वगैरह डेवलप करने होंगे ताकि वहाँ से जो एग्री वेस्ट है उसको वहाँ से कैरी करके फैक्ट्रीज तक ले जाया जा सके और वहाँ पर उससे बायोफ्यूल बनाया जा सके। तो ये सारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा रूरल एरियाज़ में, सभी एम्प्लॉयमेंट के लिए सिटीज़ में आते हैं, जब रूरल एरियाज़ में आप इनकम सिक्योरिटी पा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट आ रहा है तो ये सारा आपको मिलेगा। एंड देन फिर फार्मर्स को एग्रीकल्चर के अलावा भी एडिशनल इनकम मिलेगी। दीज आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, ठीक है। अब ये फूड सिक्योरिटी और उसके डायमेंशन में डिस्कस कर चुका हूँ। बायोफ्यूल के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यही है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स के साथ, कि वो आपकी फूड सिक्योरिटी को हैम्पर करते हैं, खासतौर पे ऐसे करप्ट सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती है ना, वहाँ पर पैसे वाले लोग अपनी लग्जरी कार को चलाने के लिए
किसानों की फसल को जानबूझ के ख़राब करने के लिए भी उनको पैसा दे सकते हैं। किसान डिक्लेयर करेगा मेरी फसल ख़राब हो गई है, किसान को थोड़ा सा पैसा दे दिया, वो फसल को एग्री मार्केट तक पहुंचाने की बजाय, फूड मार्केट तक पहुंचाने की बजाय एनर्जी मार्केट में पहुंचा देगा। तो इस तरीके से आपका जो फूड मार्केट में शॉर्टेज होगी और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पर आएगा? पुअर क्लास पर, मिडिल क्लास पर, लोअर मिडिल क्लास पर आएगा। सो क्योंकि यहाँ करप्शन है, हमारी सोसाइटी में करप्शन है, तो फिर इसका मिसयूज भी होगा। किसान डिक्लेयर करेगा कि उसकी फसल खराब हुई है या नहीं, एंड देन फिर वो उसको एनर्जी मार्केट पहुंचा देगा, उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे और उससे लग्जरी कार्स चलेंगी और हमें फूड सिक्योरिटी का इशू। तो ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है। इसे हटा दूँ, ये तो आपको मिल जाएगा सारा। वेरी इंपॉर्टेंट, बायोफ्यूल को प्रमोट करने के साथ साथ यस क्वेश्चन है, हाँ डबल क्लिक हो गया है इस पर, देखिएगा। ये जो एनालिसिस, अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी एनालिसिस हमने रखा है अभी आपके सामने, उसके बेस पर इसको जस्टिफाई करेंगे। राइट, हो गया। फर्स्ट क्यों गलत है? सिर्फ सी में ही क्यों? आप इनलैंड वाटर बॉडीज भी बना सकते हैं। मैंने कहा ना, सीवर ट्रीटेड वाटर जो है सीवर का, उसमें लार्ज मतलब उसको आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हो गया मतलब वो बिल्कुल गंदे से कम गंदा हो गया, उसमें फिर भी न्यूट्रिशन है, नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन है। मींस एल्गी के यूट्रोफिकेशन आपने पढ़ा है, एल्गी प्रोडक्शन का स्कोप उसके अंदर बहुत है। तो आप जयपुर का सपोज कीजिए, जयपुर का ट्रीटमेंट वाटर है, उसको ले जा करके बाहर कहीं एक लेक बनाइए और उस लेक में ये डेवलप कीजिए, तो इनलैंड हो सकता है। बाकी दोनों आपने देख लिए, सही है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉसिल फ्यूल से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो इसी पर काम कर रही है कि फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही हैं। और क्लीन एनर्जी के किसी भी एक सोर्स में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो पूरी पूरी पॉपुलेशन, इंडस्ट्री या पूरी इकोनॉमी को कैटर कर दे। इसलिए गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, इसको डाइवर्सिफाई करने की बात कर रही है। इसीलिए हमने सोलर भी देखा, विंड भी देखा, और आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट्स भी देखे। 500 गीगावाट्स को भी उन्होंने अलग अलग 4 पार्ट्स में बांटा। एक बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी सोर्स है, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बहुत या क्लीनेस्ट फ्यूल कहा जाता है, सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है हाइड्रोजन। वाई? अगर मैं हाइड्रोजन को उसका कंब्यूशन करूं तो क्या होगा, क्या बनेगा? वाटर बनेगा और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। इस एनर्जी से आप उसको आप इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, अपने व्हीकल को रन कर सकते हैं, फ्यूल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नहीं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो बस। मीन्स मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन है, मैंने जैसे इसको ओपन किया, ये इतनी तेज़ी से एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी कि ब्लास्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा और चारों तरफ या तो वेपर होगी या फिर आग होगी, है ना, वो ये दो चीज़ होंगी। इसलिए आपने, हाँ, ये रिएक्शन से आग निकलती है। इस रिएक्शन से कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो हीट जनरेट कर सकती है ना ये। तो हाइड्रोजन एक प्रॉमिसिंग फ्यूल है, क्यों? क्योंकि एक ये बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ सिर्फ वाटर दे रहा है, और वाटर हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन को एक प्रॉमिसिंग फ्यूल माना जाता है। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
और वो कहती है कि इस मिशन के अंडर हम ग्रीन हाइड्रोजन को के प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे और उसका इंडस्ट्रीज में यूज को प्रमोट करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें। सो हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन इतनी रिएक्टिव गैस है, ये बनती कैसे? ठीक है, इसके प्रोडक्शन मेथड, जब उन्होंने वर्ड यूज किया ग्रीन हाइड्रोजन, तो इस ग्रीन का मतलब क्या हुआ? तो क्या ग्रीन के अलावा भी कुछ हाइड्रोजन होती है? उसके बारे में बात करते हैं, एंड देन फिर ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है वो आपको पता चलेगा, और फिर ये मिशन अपने आप समझ में आ जाएगा। मुझे एक स्लाइड चाहिए। देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहला प्रोडक्शन हाइड्रोजन का आपने देख लिया, कहाँ देखा था अभी इसी क्लास में? नहीं, वो तो हाइड्रोजन ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम सीएनजी में, हाइड्रोजन ब्लेंड कर रहे हैं सीएनजी में। सिन गैस देखा था, आया याद? कोल में हम डिस्कस किया था। कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस जो था आपका, वही सिन गैस है ना। तो एक सिन गैस बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें एक मिक्सचर मिलता है जिसमें अप्रोक्स 30% के करीब हाइड्रोजन होती है। उसके अलावा कुछ मेजर पार्ट इसका 60% के करीब उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, 30% अप्रोक्स हाइड्रोजन होती है, और कुछ पार्ट इसका मीथेन गैस का होता है, और कुछ फिर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो सकती है। ठीक है, ये है। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन का एक मेथड है सिन गैस बनाना। इसके अलावा भी मेथड से सबसे अच्छा जो मेथड है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इलेक्ट्रोलाइसिस समझते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी बाइपोलर केमिकल से पास करवाई जाए तो वो उसको दो आयंस में तोड़ देती है, प्लस आयंस एंड नेगेटिव आयंस में। ठीक है, सेम वाटर की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाऊं तो वाटर जो होगा वो आयंस में टूटेगा, एंड देन हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन आयंस, और फिर कुछ ऐसा प्रोसेस करके हम इलेक्ट्रोलाइसिस में ही हम उन आयंस को वापस गैसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं और आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। देखिए कैसे होता है। एक कंटेनर, उसमें एनोड एंड कैथोड, और ये एनोड, ठीक है, ये मीन्स ये, हाँ ये एनोड एंड ये कैथोड, ये प्लस एंड ये माइनस। ठीक है, इसमें वाटर लिया गया, ठीक है, ओके, और फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से जोड़ दिया गया। यहां पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होना शुरू होगा, और वाटर जो होगा, सॉरी एनोड पर ये होना शुरू होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी इधर से आएगी ना, तो एनोड पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होना शुरू होगा यहाँ, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वाटर हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस, ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाएगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स में। उसके बाद ये सारे यहां पर मौजूद है। यहां पर एक मेम्ब्रेन लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड पॉलीमर
इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, ये पॉजिटिव आयंस को हाइड्रोजन के ही अपने अंदर से पास होने देती है, बाकी किसी को नहीं होने देगी। तो ये जो हाइड्रोजन के 4H+ है वो इस मेम्ब्रेन से होकर इस तरफ पास हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ये आयन फॉर्म में है, हाइड्रोजन फॉर्म में नहीं है, और ऑक्सीजन यहीं रह जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हमें ऑक्सीजन अगर चाहिए तो हम इसको कैप्चर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। पानी ही खत्म होने लग जाएगा ना, धीरे धीरे टूट रहा है ना, पानी जा रहा है पानी आपका। तो वो जो वाटर रोड लगाते हैं उसके अंदर क्या होता है? किसमें? हीटिंग रोड। वो अलग चीज है, वो कहाँ से आ गई है? हीटिंग रोड तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें फिलामेंट लगा होता है, वो फिलामेंट गर्म होता है एंड देन फिर उसकी गर्मी वाटर में ट्रांसफर होती है। अगर आप उसको बाहर निकालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, पानी में डुबो के रखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो वाटर में ट्रांसफर करता है, वो तो चीज़ ही अलग है एकदम, है ना। अब ये आपके 4H इस तरफ आए और जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहीं रह गए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसमें आ जाएंगे और फिर यहां से ट्रेवल करके इस तरफ आ जाएंगे। ट्रेवल करके 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, यहां से। सारा जो गेम है इस PEM का है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन का। ये सेमी परमिएबल होती है, इलेक्ट्रॉन्स को तो पास नहीं होने देती है, बट ये हाइड्रोजन आयंस को पास होने देगी और इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ से बुलाएगी। अगर ये यही हो जाता तो प्रॉब्लम होती, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता फिर से। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन के पास आएंगे एंड देन फिर क्या होगा, आपको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मिलते ही आयन से किस में कन्वर्ट हो गया, फिर से हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। 4H है तो मॉलिक्यूल बनेगा H2 का, तो 2H2 बन गया एंड देन फिर यहां से ये जो है 2H2 गैस की फॉर्म में कैप्चर कर लिया जाएगा एंड देन आपको हाइड्रोजन मिल गया। अब इस हाइड्रोजन को आप कंटेनर में बंद रखें और फिर इसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट जो है इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, कुकिंग में यूज कर सकते हैं, बहुत सारे इसके मल्टीपल यूज। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। यहां पर क्या सोर्स लग रहा है, एक वाटर जो अबेंडेंस है, इसकी वाटर की नेचर में खूब है, और दूसरा सोर्स क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चाहिए, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी कहां से आप डेराइव कर रहे हैं, उसी बेसिस पर आप हाइड्रोजन को अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा ना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जब ग्रीन है तो कोई ब्लैक भी होगी, ऑक्सीजन ऊपर है क्या, हाइड्रोजन रिएक्शन नीचे है तो ये नहीं रिएक्शन नहीं होगा ना। अब ये 4H+ है ना, ये यहाँ रिएक्शन नहीं करेगा और ये इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि इसके क्या नेचर है, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस वजह से। ये डिफरेंस आप समझिए। तो अब मैंने कहा ग्रीन हाइड्रोजन है तो वहां कोई दूसरे कलर की भी हाइड्रोजन होगी। तो अब हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, सभी तरह के हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल नहीं मानी जाएगी, सिर्फ एक दो तरह की ही मानी जाएगी। अब देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहला टाइप है ग्रे हाइड्रोजन का, और उससे भी पहले मैं बात करूंगा ब्लैक हाइड्रोजन की। ब्लैक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैसिफिकेशन ऑफ कोल, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कोल गैसिफिकेशन से जो सिन गैस मिल रही है उसमें आपको जो 30% 20% हाइड्रोजन मिल रही है, दैट काइंड ऑफ हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड ब्लैक हाइड्रोजन। और ये इको फ्रेंडली नहीं मानी जाएगी, क्यों? क्योंकि कोल गैसिफिकेशन में आप कार्बन, कोल को गर्म कर रहे हैं तो कार्बन एमिट कर रहे हैं कहीं, ओके। वो हाइड्रोजन बन रही है, साथ में बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाके ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। सो ये कंप्लीटली क्लीन फ्यूल नहीं माना जाएगा, फिर भी हाइड्रोजन है तो हम इसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस। नोट मत कीजिएगा, ओके।
and blue hydrogen is also produced from steam reforming process. What is steam reforming process? Steam reforming means आप मीथेन गैस को, नेचुरल गैस को या मीथेन गैस को हाई टेम्परेचर पर वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर मिलता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड steam reforming process. Steam reforming process is a process in which methane gas or natural gas is reacted with high water steam at high temperatures, and this process gives mixture of hydrogen and carbon dioxide. फिर हाइड्रोजन अलग कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर लेंगे, ठीक है। दिस इज स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिली बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्या वो आपके काम की है? नहीं। अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दें, एटमॉस्फेयर, सो व्हाट विल हैपन? दिस विल कॉल्ड ग्रे हाइड्रोजन, क्योंकि अभी भी ये एक अच्छी हाइड्रोजन नहीं है, एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिशन हो चुका है। बट अगर आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लें एंड उसको सीक्वेंस्ट्रेट कर दें, मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? कार्बन कैप्चर इन कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन। आप और एक चला गया। कार्बन को मैंने कैप्चर कर लिया और उसको स्टोर कर दिया, उसको किसी केमिकल रिएक्शन से उसको चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं लाइम वाटर कैल्शियम CaO के साथ अगर रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे मिलेगा CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, चौक, आपने स्कूल में देखा होगा। अब मुझे कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में गैस की फॉर्म में जा रही थी, अब वो मुझे चौक की फॉर्म में मिल गई है। अब मैं क्या करूँ? उस चौक को मिट्टी बना के मिट्टी में डाल दूँ, या मैं उस चौक को कहीं किसी गहरी माइन में ले जाके डंप कर दूँ, तो वो कार्बन एटमॉस्फेयर से हमेशा के लिए अलग होकर अर्थ के अंदर स्टोर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड कार्बन कैप्चरिंग और कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यहाँ बनी स्टीम रिफॉर्मिंग में, उसको अगर आपने कैप्चर कर लिया तो अब आपकी हाइड्रोजन थोड़ी क्लीन हो गई। पहले क्लीन नहीं थी, बट अब नाउ दिस इज क्लीन, सो वी नेम्ड इट ब्लू हाइड्रोजन। हमने अभी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देखा, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, उस बेसिस पर हम हाइड्रोजन को ग्रीन या नॉन ग्रीन कह सकते हैं। सपोज कीजिए मैं इलेक्ट्रिसिटी ला रहा हूँ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, और उस इलेक्ट्रिसिटी से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा हूँ एंड देन फिर बना रहा हूँ, तो क्या मैं उसे ग्रीन कहूँगा? नहीं। अगर मैं नेचुरल गैस से बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से मैं इलेक्ट्रिसिटी बना के ला रहा हूँ, उससे इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा हूँ, तो क्या वो ग्रीन हाइड्रोजन होगी? नो। नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल है, मत भूलना, है ना? नहीं। अगर मैं सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी लेकर आ रहा हूँ, या विंड एनर्जी से ला रहा हूँ, या जियोथर्मल से ला रहा हूँ, या टाइडल एनर्जी से ला रहा हूँ, सो अगर उससे मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा हूँ, तो क्या वो हाइड्रोजन सोर्स क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी। सिमिलरली इसकी एक सब क्लास होती है, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीटली सोलर एनर्जी से हो रहा है तो ग्रीन एनर्जी की एक सब क्लास है येलो हाइड्रोजन। बस इलेक्ट्रोलाइसिस का सोर्स आपने डिफाइन कर दिया, सन। नेक्स्ट, पिंक हाइड्रोजन। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, देन इट विल कॉल्ड पिंक हाइड्रोजन। और अगर मैं नेचुरल गैस का पायरोलाइसिस कर रहा हूं तो ट्रैंक्वाइज हाइड्रोजन होगी, है ना। पायरोलाइसिस मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसको मैं हाई टेम्परेचर पर गर्म करूं तो वो ब्रेक डाउन होगी एंड देन फिर हाइड्रोजन मुझे अलग मिल जाएगा, कार्बन अलग मिल जाएगा। ये 6 टाइप की जो हाइड्रोजन है ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस पे कंसंट्रेट कर रही है? ग्रीन एंड येलो हाइड्रोजन। और अगर हम
न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में पिंक, न्यूक्लियर एनर्जी का थर्ड स्टेज अगर हमने अचीव कर लिया, अभी हम डिस्कस करेंगे, तब हम कौन सी हाइड्रोजन ले लेंगे, पिंक। लेकिन अभी कौन सी आ रही है, सिन गैस। सो ये हमारे मार्केट में अभी ये तीन अभी प्रिवेलिंग है, इसके लिए गवर्नमेंट ने टारगेट डिसाइड कर लिया। थर्ड फेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जब अचीव कर लेंगे तो पिंक भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। दिस इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन डायरेक्ट एज ए गैस फ्यूल में यूज हो सकती है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी में भी देखेंगे कि क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो रॉकेट में भी हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज हो रही है, ठीक है, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, ये तो हाइड्रोजन को आपने यूज किया, अब उसको यूज करने का एक तरीका और होता है कि आप हाइड्रोजन बना ले एंड देन फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाए। तो उसके क्या तरीका हो सकता है, एक तो जो सबसे कॉमन यूज मेथड हो सकता है वो क्या हो सकता है, आप हाइड्रोजन को कंब्यूशन करवाएं ऑक्सीजन के साथ, देन बहुत सारी हीट निकलेगी, देन उस हीट से पानी को गर्म करें तो स्टीम बनेगी, स्टीम से फिर टरबाइन रोटेट करेंगे और टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से आप अपनी कार को चार्ज कर लें और ले जाए। एक तरीका और है, आपने अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने हाइड्रोजन बस लॉन्च की। प्राइम मिनिस्टर मोदी आए और उन्होंने हाइड्रोजन बेस्ड बोट सर्विस लॉन्च की, पढ़ा है ना। तो अब वो बस है या वो बोट सर्विस है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है जो हाइड्रोजन से बनी है, तो फिर उसमें स्पेशल क्या है कि हाइड्रोजन बेस्ड बस, वो तो इलेक्ट्रिक बस होनी चाहिए थी ना, ये हाँ, उसमें हाइड्रोजन को डायरेक्ट एज ए फ्यूल यूज किया जा रहा है। सो एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है, दैट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसको हटा दूं मैं, इस पे ही डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ली और उस गैस से ये जो लंबा प्रोसेस है उससे इलेक्ट्रिसिटी हमने नहीं जनरेट की, टरबाइन रोटेट किया नहीं, हम डायरेक्ट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो वास्तव में वो जो फ्यूल सेल है वो आपके व्हीकल में फिट होगा, आपकी बस में या आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन में या बोट में, एंड देन उसका एक पाइप हाइड्रोजन के सिलेंडर से जुड़ा होगा, हाइड्रोजन उस सेल के अंदर जाएगी और दूसरी तरफ से पानी निकलेगा और सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उससे आपका व्हीकल चलेगा। ये बेटर आइडिया है टरबाइन को रोटेट करने से, है ना। टरबाइन को रोटेट करके आप इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, फिर आपकी बस में एक बैटरी और लगेगी, लिथियम आयन बैटरी, और उसकी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इको फ्रेंडली नहीं है लिथियम आयन बैटरी फ्यूचर में, है ना, कई तरह के कंटामिनेंट्स वो एनवायरनमेंट में पहुंचाएगी, और उसकी माइनिंग के लिए लिथियम चाहिए, वो बहुत एक्सपेंसिव है, इंडिया में उसके कोई रिजर्व्स नहीं है। सो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि लिथियम आयन बैटरी से बेटर, देखिए पॉलिसी पे ध्यान दीजिए, हम लिथियम आयन बैटरी के इंपोर्टर हैं, लिथियम एंड जो कोबाल्ट के इंपोर्टर हैं। अगर हम वहाँ की बजाय इस तरफ कंसंट्रेट करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर, तो हमको कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में इस चीज़ को बना के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चला सकते हैं। सो दिस इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इस पर क्वेश्चन भी शायद आया था इस साल, आया था, बाई प्रोडक्ट क्या होता है उसका, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल सा था, इस सेल का मैकेनिज्म जिसको पता होगा वो बाई प्रोडक्ट बता देगा। कश्मीर में मिला है लेकिन अभी माइनिंग शुरू नहीं हुई है। कश्मीर इतना वॉलेटाइल है इस टाइम कि उसकी कमर्शियल माइनिंग और इकोनॉमिकली वायबल माइनिंग करना बहुत आसान नहीं होगा। जहाँ भी माइंस होगी वहाँ आर्मी लगानी पड़ेगी, महंगा पड़ेगा बहुत। अफगानिस्तान कर रहा है अब,
है ना। इसके अलावा बोलीविया है, चाइना है, ये है। कश्मीर के साथ प्रॉब्लम ये है कि इंटरनल जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत महंगी होने वाली है, दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ से ठीक है, ये इनलेट है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंटर करेगी, ठीक है। यहाँ पर एक कैटलिस्ट है, दैट इज कॉल्ड प्लेटिनम। ये कैटलिस्ट क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर स्टिमुलेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट वो केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करता है। केमिकली वो अंदर कुछ भी रोल प्ले नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रॉन देगा, बट वो ऐसा एटमॉस्फेयर बना देगा कि वहाँ केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगी। सो प्लेटिनम कैटलिस्ट क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छोड़ने को कर देगा। तो ये जो H2 है ये क्या करेगा, आपका 2H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, ठीक है। अगेन यहाँ सेंटर में एक PEM पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन लगी होगी। ये पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को तो जाने नहीं देगी, बट हाइड्रोजन के आयन्स को इस तरफ शिफ्ट होने देगी। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बैठे तो नहीं रह सकते हैं, उनको जाना होगा, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर सर्किट बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सर्किट में एंटर हो जाएंगे और इसमें से फ्लो होकर इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो क्या मिल रही है आपको, बताएं, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर क्या मिल गया, करंट आ गया, करंट आ गया। और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे तो यहां पर उनको ऑलरेडी इनके साथी यानी 2 हाइड्रोजन प्लस आयन मिल जाएंगे, और ये फौरन इनके साथ मिलकर के क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। एक मिनट, यहाँ इनको क्या मिलेगा, 2H आयन प्लस फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस इनके साथ जुड़ेंगे और फिर H2 दे देंगे, ठीक है। और ये H2 यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा एंड H2O मिल जाएगा, ठीक है। H2O मिल जाएगा, तो इस एंड से आपने हाइड्रोजन एंटर की और दूसरे एंड पर आपको बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिल गया, वाटर मिल गया। और इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करके आ रहे थे तो आपको क्या मिल गई, एक रेडीमेड इलेक्ट्रिक करंट मिल गई। सो ये है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जिसमें हाइड्रोजन एज ए फीड स्टॉक एंटर हुआ, इलेक्ट्रिक करंट मिली और बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर मिला। तो उसका आंसर में वाटर वेपर था, जो पूरा क्वेश्चन है उसका। हाँ, तो इसमें वाटर वेपर कहाँ बनाया? ये है ना वाटर। अब ये डेफिनेटली स्टार्टिंग में लिक्विड फॉर्म में तो नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना। सो ये जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है ना, कभी आप लैब में करवा के देखें तो आपको बहता हुआ पानी नहीं मिलता है, सफ़ेद गैस मिलेगी, वाटर वेपर। रिलीज कर दो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दो। हाँ नहीं नहीं, क्यों होगा, हाँ उसमें क्या दिख रहा है आपको हार्मफुल, H2 है, H2 है, दैट्स इट, नो बाई प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक करंट मिल गया, दिस इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इस पे इस साल क्वेश्चन आ गया था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे बहुत काम किया है। हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बस में, हाइड्रोजन में ये होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितनी भी ये हाइड्रोजन सर्विसेज शुरू की सब में यही था, ठीक है। ये है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए, दैट इज माइक्रोबियल फ्यूल सेल। माइक्रोबियल फ्यूल सेल वो क्या करता है, बस कुछ भी नहीं, सब सेम प्रोसेस रहेगा।
ठीक है, हाँ सेम प्रोसेस है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल में यहाँ पर वेस्ट बायोमास उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे, लाइक सीवरेज वाटर हो सकता है, या जो भी बायोमास है उसका पेस्ट फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में लाके यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लेटिनम का कैटलिस्ट लेयर की बजाय स्पेशल बैक्टीरियाज होंगे, बैक्टीरिया की एक लेयर होगी, है ना, बायोफिल्म होगी, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेस्ट है, बायोमास वेस्ट है, उसमें से हाइड्रोजन आयन को रिलीज करवाएंगे। हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे तभी तो बनेंगे हाइड्रोजन आयन। अगेन यहाँ पर भी PEM लगी हुई है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, वो हाइड्रोजन आयन को इस तरफ शिफ्ट होने देगी और इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट नहीं होने देगी, तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरा जो है पाथ लेंगे एंड दैट विल, वो एक इलेक्ट्रिक करंट बना देंगे। हाँ, ये भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एज ए बैटरी फिक्स की जा सकती है, अभी रिसर्च फेज में है, बट ये न्यूज़ में बना रहता है। और ये सेम है तो कंपैरेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। हाइड्रोजन सेल में ये हो सकता है, माइक्रोबियल सेल में ये हो सकता है, एंड दैट दिस। अगेन हाइड्रोजन आयन यहाँ आएंगे, सेम प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन लेकर वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, वाटर बन जाएगा। सो माइक्रोबियल फ्यूल सेल में फीड स्टॉक क्या है, वेस्ट बायोमास वेस्ट इन लिक्विड फॉर्म लाइक सीवरेज वाटर, है ना, एनी काइंड ऑफ थिंग। और कैटलिस्ट क्या है, बैक्टीरिया फिल्म और परमिएबल मेंबर, बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। सो ये 2 तरह के फ्यूल सेल है जिसमें आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट टरबाइन वगैरह में जाए बिना, क्योंकि टरबाइन फिक्स करना मतलब बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, और यहाँ पर आप छोटे सेटअप में जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी आप बना सकते हैं, उससे अपना टास्क कर सकते हैं। एक बड़ा सेल आप घर में लगा सकते हैं, आपकी बस में, या इलेक्ट्रिक ट्रेन है या मेट्रो ट्रेन है, फ्यूचर में ऐसी चीज़ें भी सामने आने वाली है। सो ये है हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल। हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल के एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारा आपको पता चल गया। और इस पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन वर्ड क्यों आता है, इसके अलावा कौन कौन से वर्ड है आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, जिनको 9th क्लास की याद नहीं है तो एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, एंड देन फिर सीधे डायरेक्टली वी विल जंप इन न्यूक्लियर एनर्जी, टाइप ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, व्हाट आर इंडियाज ऑब्जेक्टिव, सारी बातें करेंगे। तो एक एटम का डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ये किससे मिलकर के बना होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, सब आपने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो यहाँ है, दैट इज आइसोटॉप। क्या होता है आइसोटॉप? एक ऐसा एलिमेंट के ऐसे डिफरेंट फॉर्म होते हैं जिसमें एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते हैं, बट उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है। देखिए, हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप नेचर में मिलते हैं, दैट इज ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। ड्यूटेरियम में यहाँ पर मेन हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 होते हैं। इस तरीके से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है। अब इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आकर जुड़ रहे हैं तो एक तो मास बढ़ रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस का मास इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर कुछ है, इसका कुछ है और इसका मैक्सिमम है, ठीक है। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसके अंदर फोर्सेस का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ 2 ही न्यूट्रॉन है, जब न्यूट्रॉन और ज़्यादा बढ़ जाएं, इतने ज़्यादा हो जाए कि आपका जो न्यूक्लियर है उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से फोर्सेस में इम्बैलेंस होना शुरू होगा, और इस इम्बैलेंस की वजह से क्या पैदा होती है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पैदा होती है।
रेडियो एक्टिविटी क्या होती है पहले ये देखें। सो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, एक न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, किसी एलिमेंट के आइसोटॉप ऐसा बनता है जिसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से अनस्टेबल हो जाता है, वो फोर्सेस इम्बैलेंस हो जाता है, एंड देन फिर ये जो न्यूक्लियस है अनस्टेबल होकर के अपने को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली मैं अनस्टेबल हूँ, तो अब स्टेबल बनाने के लिए क्या होगा, अगर मेरा वेट बढ़ गया है तो अब मैं क्या करूँगा, वेट लॉस करूँगा। सो वो न्यूक्लियस क्या करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में अपने मास को छोड़ना शुरू करेगा, और इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी का परफॉर्म करेगा। ठीक है, एटॉमिक जो है स्पॉन्टेनियस ब्रेकडाउन होगा, और उसके बाद जो है एटॉमिक और सब एटॉमिक रेडिएशन ये रिलीज करना शुरू करेगा। ये बात आपको समझ में आई। न्यूक्लियस है, उसमें एक ऐसा आइसोटॉप मिल रहा है मुझे जो जिसके न्यूक्लियर में बहुत ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स की वजह से उसके अंदर का फोर्स इम्बैलेंस होगा। फोर्स इम्बैलेंस होगा तो उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबल होगा तो फिर वो अपने को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, और स्टेबल बनाने के लिए वो अपने मास को रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडिएशन एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये बात समझ में आ गई? ओके। एक कॉन्सेप्ट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, दैट इज मास एनर्जी क्या होती है। आइंस्टीन ने एक वो दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था कि जो मास है दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर बताया था ना, फेमस इक्वेशन यही थी ना उनकी, है ना। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी मास में, अलग अलग कंडीशंस में ये हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड मास एनर्जी। सो मास एनर्जी यानी दोनों एक दूसरे के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बन रही है तो कुछ मास रहा होगा, और कुछ मास लॉस हो रहा है तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है। देखिए कैसे होता है। देखिए अब न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं, उसको मैं दो पार्ट्स में बांटता हूं। वन इज न्यूक्लियर फिजन एंड अनदर वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में क्या होता है, इन शॉर्ट देखिए, एक अनस्टेबल न्यूक्लियर है, कोई रेडियो आइसोटॉप है जिसके अंदर मल्टीपल या लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स है, उसकी वजह से ये अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल हो गया। इसको एक न्यूट्रॉन से हिट करवाया मैंने, इतने सारे न्यूट्रॉन्स तो उसके पास थे ही, अब उसके अंदर एक न्यूट्रॉन और आ गया। अब ये इस मास को होल्ड नहीं कर पाएगा, एंड देन ये टूट जाएगा दो लेस अनस्टेबल या दो कंपैरेटिवली स्टेबल न्यूक्लियर में। हो गया। सपोज करो इसका मास है m, कैपिटल M, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो क्या m विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस m2? ऐसा ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये कभी भी इक्वल नहीं होता है, बिकॉज यहां पर एनर्जी भी मिल रही है। तो क्या हुआ, जब बड़ा न्यूक्लियर टूटा तो दो छोटे बने और कुछ मास का लॉस हुआ, और वो मास का जो लॉस है वो मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। एंड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फिजन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, फ्यूजन में दो छोटे न्यूक्लियस हैं, वो इतना पास ले आया जाए कि उनके फोर्सेस अब उनको रिपेल नहीं कर सके और वो आपस में फ्यूज हो जाए, यानी एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाए। तो क्या होगा, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएगा, एंड क्या इसका m1 है इसका m2 है, तो क्या ये होगा? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। m1 प्लस m2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ मास का लॉस हुआ है, यहाँ पे कुछ मास कम हुआ है
और वो किस फॉर्म में दिखाई देगा? एनर्जी. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन. फिजन मीन्स टूटना एंड फ्यूजन मीन्स मिलना, आपस में जुड़ जाना. ये दो तरह की रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. और इन पर बेस्ड जो है न्यूक्लियर रिएक्टर या एनर्जी की टेक्नोलॉजी होती है. यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है. तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में भी दे दिया है. ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए. सो दो एटम है, फ्रेगमेंट में टूटेगा, देन फिर कुछ मास का लॉस होगा एंड वो लॉस किस फॉर्म में मैनिफेस्ट होगा? एनर्जी की फॉर्म में. ठीक है, इसे हटा दूं. अब देखिए इस डायग्राम को देखिएगा. एक यूरेनियम का आइसोटोप है दैट इज कॉल्ड यूरेनियम 235. यूरेनियम 235 जब इसको एक न्यूट्रॉन दिया जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा एंड देन फिर ये दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, क्रिप्टॉन के एक और एक बेरियम में. ठीक है, एंड देन फिर एनर्जी मिलेगी और 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं. यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखना था, लेकिन यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में कुछ न्यूट्रॉन्स भी मिलते हैं. ये हाँ इन्हीं में से निकल करके अलग आए हैं. हाँ एनर्जी भी इसमें से निकली. तो 3 न्यूट्रॉन आपको मिले. अब देखिए सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर यूरेनियम 235 के सिर्फ एक ही न्यूक्लियर और भी थे. तो अब ये न्यूट्रॉन जब रिलीज हुए हाई स्पीड से तो यहाँ पर यूरेनियम 235 और मिल गया उनको. ये रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए हमने आर्टिफिशियली रखा एंड देन फिर उसके एक एटम पे तो हमने न्यूट्रॉन दिया और उस न्यूट्रॉन से कुछ एनर्जी मिली और 3 न्यूट्रॉन और मिले. ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे? एकदम से निकलेंगे तो आसपास जो यूरेनियम 235 रखा हुआ है उनसे जाके टकराएंगे एंड देन फिर ये भी टूटेंगे. फिर इसमें कितने न्यूट्रॉन और मिल जाएंगे? 3 3 9. फिर वो अगले 9 एटम्स से जाकर टकराएंगे, फिर और निकलेंगे, फिर और टकराएंगे, फिर और निकलेंगे. तब तक होता रहेगा जब तक कि ये सारे 235 खत्म नहीं हो जाते हैं, फिनिश नहीं हो जाता है सब तक सारा. एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? चेन रिएक्शन. जितना आपने फ्यूल रखा वो कभी ना कभी तो खत्म होगा ना. आपने एक बोतल से पेट्रोल में आग लगाई, अब ये चेन रिएक्शन हो गई, आग लग रही है तो कभी ना कभी तो वो पेट्रोल खत्म होगा ना. और फिर जब खत्म होगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी. सिंपल. मतलब लड़ने के लिए तैयार हो, है ना. कभी ना कभी तो फ्यूल खत्म होगा. तो दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन. चेन रिएक्शन होना शुरू हो जाती है और ये तब तक होती है जब तक या तो फ्यूल खत्म ना हो जाए, फिनिश ना हो जाए. और दूसरा तरीका ये होता है कि मैं इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवा लूँ, है ना. तो न्यूट्रॉन को जो है कैडमियम रॉड्स के थ्रू या इंडियम रॉड्स के थ्रू या बेरिलियम रॉड्स न्यूक्लियर रिएक्टर में एंटर करो. जैसे चेन रिएक्शन चल रही है रिएक्टर में एंड देन मुझे उसको रोकना है, अब कुछ मेंटेनेंस करना है या कुछ ठीक करना है उसको. तो अब उस चेन रिएक्शन को क्या करूँगा? कैडमियम बेरिलियम या इंडियम की रॉड्स उसके अंदर एंटर करवाऊंगा एंड देन फिर वो न्यूट्रॉन्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होंगे, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी और रिएक्शन रुक जाएगी. दिस इज कॉल्ड कंट्रोल रॉड, है ना. उसमें ऐसा कुछ सब्सटेंस एंटर करवा दे जो न्यूट्रॉन को वहां तक पहुंचने से पहले ही एब्जॉर्ब कर ले. हाँ, सपोज तुमने पेट्रोल डाला यहाँ पे और उसमें आग लगा दी. अब चेन रिएक्शन चल रही है पेट्रोल में, कोई ऐसा काम हो जाए कि आग और जो बचा हुआ पेट्रोल है उसके बीच में एक बैरियर बन जाए और आग उस पेट्रोल तक पहुंचे नहीं तो और आग रुक जाएगी ना. तो मिट्टी डाली जाती है ना, तो वो उस आग और पेट्रोल के बीच में बैरियर कर देती है, बीच के पेट्रोल को एब्जॉर्ब करके. तो सेम यहाँ पर न्यूट्रॉन्स हैं, वो रिएक्शन को कैरी ऑन कर रहे हैं. तो अगर मैं ऐसा सब्सटेंस उसमें डाल दूं जो उन न्यूट्रॉन्स को ही एब्जॉर्ब कर ले तो वो आगे जाके टकराएंगे ही नहीं. टकराएंगे नहीं तो रिएक्शन रुक गई. जैसे इंडियम, कैडमियम, उनकी रॉड्स रिएक्टर में डाली जाती है, आगे उसको डिस्कस करेंगे. दिस इज चेन रिएक्शन. अगर एटम बम ब्लास्ट हो रहा है
तो ये चेन रिएक्शन चलती रहेगी जब तक कि फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता और सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर ये रिएक्शन चल रही है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करके। इसके लिए मॉडरेटर यूज़ किया जाता है और कंट्रोल रॉड्स यूज़ की जाती है इनको एब्जॉर्ब करवा के, है ना। ये समझ में आ गया इसकी। हाँ सबमरीन में यूज करने के लिए बोलते हैं यूरेनियम को, हाँ, वो इतने साल तक चल जाएगा, वो किस वजह से बोलते हैं? सबमरीन में तो रिएक्टर होता है, वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उससे वो चलती है वो। नहीं, जैसे बोल रहे ना इंट्रोड्यूस करा कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन से होती है, हम्म, उसमें काफी मल्टीपल इयर्स तक के लिए चला सकते हैं, हाँ चला सकते बहुत हैं। अमाउंट के हाँ उसमें, तो वो किस कैसे होता वो ऐसे होता है, देखिए इसमें ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये बहुत कम अमाउंट, बहुत लंबे टाइम तक या बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। अब आपकी सबमरीन को एक साथ तो सारी एनर्जी चाहिए नहीं, तो वो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फ्यूल उसके अंदर प्लेस कर दिया गया है और उसको कंट्रोल्ड रिएक्शन से थोड़ी थोड़ी एनर्जी जनरेट करके उसको चलाया जा रहा है। और रिएक्टर भी ऐसे ही काम करता है, दोनों ऐसे ही काम करते हैं कि एक साथ सारी एनर्जी नहीं चाहिए, इतनी तो मेरी कैपेसिटी नहीं है कि उस सारी एनर्जी को होल्ड करके फटाफट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दूं, तो धीरे धीरे करवाया जाता है। सबमरीन में भी ये होता है कि एक बार उसमें न्यूक्लियर फ्यूल प्लेस कर दिया, अब वो पानी में काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रह सकती है, अब उसको बार बार फ्यूलिंग करने के लिए अपने स्टेशन पे जाना नहीं पड़ेगा, यही होता है। और जो स्पेस मिशंस होते हैं उनमें हालांकि ये जो ऑर्डिनरी रिएक्टर वाला सिस्टम नहीं होता, बट उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूल डाला जाता है। जो डीप स्पेस मिशंस होते हैं, सूरज से बहुत दूर जाते हैं, तो उसमें वो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी से जो एनर्जी जनरेट होती है उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है और रिएक्टर का अलग, सबमरीन रिएक्टर बेस्ड। हाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी इससे। हाँ नहीं, क्यों, हमारी गवर्नमेंट कर रही है ना हमारे लिए। तुम अपनी बाइक में उसको डालोगे तो फिर थोड़े दिनों में कैंसर भी हो जाएगा, फिर लाइफ से ही फ्री हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी जीवन से, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन किस तरह से होती है, ये समझ में आ गया। दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आपने देख ली, एग्जैक्टली ये क्या है, दो न्यूक्लियस आए, उनको इतना पास ले आया गया और इतना क्लोज लाने के लिए कि ये आपस में फ्यूज हो जाए, बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इवन इनको प्लाज्मा स्टेट तक ले जाता है। प्लाज्मा स्टेट होती है नॉर्मली 3 मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसको और हाई टेम्परेचर पर अगर हम ले जाएं तो एक फोर्थ स्टेट अचीव होती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। और प्लाज्मा पर आके फिर ये फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो अब हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियस जो आपस में मिलके एक हीलियम का बना देंगे और ट्रिमेंडस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब एक एक करके बात करते हैं इनके टेक्नोलॉजी पर। फ्यूजन के थ्योरी भी मैंने थोड़े आपको नोट करके दे दी है, ठीक है। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर इन दोनों में से किसी के बेसिस पे काम नहीं करता है। वो एक पार्टिकुलर एक्सीलरेटर है जिसमें पार्टिकल्स को आपस में विद स्पीड ऑफ लाइट आपस में टकरा करके उनको और फर्दर फ्रेगमेंट किया जाता है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अचीव किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है और फिर उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है, दैट इज लार्ज हाइड्रोजन। हाँ स्टडी के बेसिस पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। हाँ बिल्कुल होती होगी, हाँ लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं। उनका मकसद है सब एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स को अचीव करना, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट लाइफ होते हैं और उस शॉर्ट लाइफ में उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना होता है, जैसे हिग्स बोसोन जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा है, तो उनकी स्टडी के लिए लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर फ्यूज़न या फिजन कुछ नहीं करवा रहा है ना। वो सारा अलग सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है कहीं से, और ये हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब इनकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं। रुकिए इस पे नहीं जाएंगे, पहले हम इस पे नहीं, पहले हमने फिजन बेस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे पहले। फिजन बेस्ड न्यूक्लियर, फिजन बेस्ड एग्जैक्टली क्या है, देखिए एक चैम्बर है, देन उसका कोर है, इस कोर में फ्यूल होगा,
फ्यूल की चेन रिएक्शन शुरू करेंगे और चेन रिएक्शन से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा और फिर इसमें एक कूलेंट इसमें एंटर करवाया जाएगा जो नॉर्मली वाटर या हैवी वाटर होता है D2O, ठीक है। वो हीट अप होगा तो स्टीम में कन्वर्ट होगा एंड देन फिर वो स्टीम टरबाइन को रोटेट करने में काम आएगी एंड टरबाइन रोटेट होकर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा और फिर वाटर फिर साइकिल हो जाएगा, ठीक है। ये एक एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसमें और क्या क्या यूज होता है, तो फिजन हो रहा है, इसमें फिजन यहाँ हो रहा है कोर में, वो सारी जो रिएक्शन जो मैंने बताई ना वो यहाँ हो रही है और हीट यहाँ पैदा हो रही है, हाँ वो यहाँ हो रहा है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, एक तो हाँ 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 राइट, कंट्रोल रॉड्स, तो ये कैडमियम की हो सकती है, इंडियम की हो सकती है ना, इंडियम की हो सकती है ना, बेरिलियम की हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, टू एब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यानी जब मुझे रिएक्शन रोकनी होगी किसी भी पर्पज से तो मैं कंट्रोल रॉड्स को एंटर करवाऊंगा। एक होता है मॉडरेटर, इसका क्या पर्पज होता है, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करे ताकि चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड नहीं हो, तेजी से नहीं हो और एक लिमिटेड स्पीड से होती रहे ताकि हमारा फ्यूल जितना हम यूज कर रहे हैं, जितनी हीट बन रही है उसको फटाफट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज भी कर ले। अनकंट्रोल्ड हो गई या बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई तो हमारी बहुत सारी हीट वेस्ट हो जाएगी या किसी तरह का एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, इसमें नॉर्मली यूज़ किया जाता है D2 हैवी वाटर। हाँ वो बस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब स्लो डाउन करने का काम करेगा, तो वो कूलेंट के साथ साथ चलेगा यहाँ पे, उनकी स्पीड को कम करेगा, ठीक है। एक तो एब्जॉर्ब कर रहा है और एक वो बीच में ऐसा बैरियर्स क्रिएट करेगा कि न्यूट्रॉन्स जो होता है वो हाई स्पीड से जब उसमें से गुजरेगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी एंड देन फिर वो यूरेनियम के साथ जाके टकराएगा, ठीक है। दिस इज मॉडरेटर। हाँ अब यहाँ पर आते हैं, कोर में सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल होता है जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन को करवाता है। अब न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा मटेरियल हो सकता है, न्यूक्लियर फ्यूल इज ए फिजाइल मटेरियल, फिजाइल मटेरियल होता है मींस रेडियो आइसोटॉप बहुत से होते हैं जो रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं जिनके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियर होता है, ठीक है। बट such kind of radioisotope which produces sufficient amount of neutrons during nuclear fission reaction so that they can carry on their chain reaction themselves। कैसे, मैंने क्या बताया था, एक हैवी न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन जोड़ा मैंने आर्टिफिशियली, एक न्यूट्रॉन मैंने इसको आर्टिफिशियली दिया, देन इसने दो छोटे न्यूक्लियस दिए, एनर्जी दी प्लस एक न्यूट्रॉन और दिया, ये न्यूट्रॉन इसके जैसे दूसरे पे जाकर अटैक करेगा, फिर और दो मिलेंगे, है ना, मान लीजिए 3 दिए इसने, 3 थे ना हमारे एग्जाम्पल में, और 3 मिलेंगे और 3 मिलेंगे। अगर कोई ऐसा रेडियो आइसोटोप जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन दे ही नहीं रहा है, आर्टिफिशियली न्यूट्रॉन देने के बाद एक बार एनर्जी तो दे दी लेकिन मल्टीपल न्यूट्रॉन्स, हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स वो दे ही नहीं रहा है, तो क्या वो चेन रिएक्शन को कैरी ऑन कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो फिजाइल मटेरियल ऐसा रेडियो आइसोटोप होता है जिसको एक बार हमने आर्टिफिशियली न्यूट्रॉन दे दिया, उसके बाद फिर वो इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पीडी न्यूट्रॉन्स दे देगा कि फर्दर उसकी चेन रिएक्शन अब बिना किसी इंटरफेयर के कंटिन्यू होती रहेगी। एंड सच काइंड ऑफ रेडियो आइसोटोप आर कॉल्ड,
रॉड जब कभी आपको रोकनी होगी, सारा टाइम तो आपका रिएक्टर नहीं चलेगा ना, कभी मेंटेनेंस भी होगा, कभी रोकनी भी पड़ेगी रिएक्शन। ये इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है ना, बिजली बना रहा है। आपका कोटा में है रावत भाटा, वहाँ से बिजली बनती है, और भी है इंडिया में बहुत सारे। तो अब आपको पता चल गया फिजाइल मटेरियल क्या है। ऐसे रेडियो आइसोटॉप या रेडियो एक्टिव मटेरियल जो एक बार फिजन रिएक्शन ट्रिगर करने के बाद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन दे दे सो दैट दे कैन कैरी ऑन देयर चेन रिएक्शन देमसेल्फ। अब वो अपने आप ही चलता रहेगा जब तक कि आप बीच में कंट्रोल रॉड्स का इंटरफेरेंस करके उसको रोकेंगे नहीं। अब आपको अपनी तरफ से न्यूट्रॉन नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, बीच में, और वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। These kind of material are called fissile material and these are used as nuclear fuel। देखिए, सभी नहीं हो सकते हैं, कुछ ही होंगे। तो अब कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे इंडिया में यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, सॉरी यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239। ये 3 फिजाइल मटेरियल ऐसे हैं जो हमारे देश में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं आगे हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इनके अलावा भी अलग अलग कंट्रीज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये 3 है, ठीक है। ये 3 है। अब हम बात करते हैं, है ना, ये पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको मैंने लिख भी दिया है। हाँ, दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, बट मैं एक ब्लैंक स्लाइड लूँगा, लिखा हुआ आपके काम का है, बट हम इसको समझने के लिए एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, स्टेजेस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की क्या क्या स्टेजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारा देश लगभग 190 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। तब तक बहुत गरीब हो चुके थे हम, बट जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, लाइक कौन थे, जो फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उनके पास एक विजन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी बहुत सारे लोग थे उनके साथ, तो और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट वगैरह थे। उनके पास एक विजन था कि इंडिया को अब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बना के नहीं रखना है, अदरवाइज फिर कोई आएगा, इन्वेड करेगा और हमको फिर से, है ना, बना लेगा गुलाम। इंडिया को एक इंडस्ट्रियल पावर बनाना है, क्योंकि हमें जिन्होंने रूल किया था वो इंडस्ट्रियल पावर थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाया था ना ब्रिटेन, तभी तो हमको डोमिनेट कर गया वो। इंडिया को एक इंडस्ट्रियल पावर बनाना है, और इंडस्ट्रियल पावर बनाना है अगर देश को, तो एनर्जी भी चाहिए। तब तक एनर्जी का सोर्स हमारे पास कोल था, पेट्रोलियम भी दिखाई दे रहा था कि अब हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बट एक और एनर्जी सोर्स था जो सिर्फ सुपर पावर्स के पास था, दैट वाज न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया ने इस न्यूक्लियर एनर्जी पर अपने एम किया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिस कंट्री के पास होगी वो वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। सो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक साइंटिस्ट अपॉइंट किया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और उन्होंने इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। और उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया क्योंकि अब प्रॉब्लम ये थी कि हमने कोई भी एनपीटी या सीटीबीटी, जो आईआर में आप पढ़ेंगे, वो साइन नहीं की। क्यों? क्योंकि इससे हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते थे। बट न्यूक्लियर वेपन बनाने के साथ साथ हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह पे अपने लेवल पर रिसर्च नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से ये साइन नहीं की, तो हम पे बहुत सारे सैंक्शंस आए, ठीक है। दूसरा हमारे सामने प्रॉब्लम था कि न्यूक्लियर फ्यूल हम खरीद नहीं सकते थे। थोड़ा बहुत हमें यूएसएसआर, जो हमारा एक एलाई था, वो देता था, लेकिन वो भी बहुत महंगा था, हम हमेशा इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं कर सकते थे। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने और उनके साथियों ने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम डिज़ाइन किया, जिसमें हमने शुरुआत की न्यूक्लियर इंपोर्ट से एंड देन फिर सेल्फ डिपेंड होते चले गए। सेल्फ डिपेंडेंसी हमें अचीव करनी थी। तो इसके 3 स्टेजेस उन्होंने डिज़ाइन किए और इन 3 स्टेजेस में क्या किया, पहली स्टेज में हम इंपोर्ट्स पर डिपेंड कर रहे थे, दूसरी में इंपोर्ट्स को थोड़ा और कम किया और तीसरी में इंपोर्ट्स को ज़ीरो करके कंप्लीटली इंडिजीनियस न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर फ्यूल पर आ गए। ये 3 स्टेजेस कैसे काम कर रही है ये देखते हैं हम। देखिए पहले तो कौन से फ्यूल होते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा यूरेनियम एनरिचमेंट, है ना। क्या होता है यूरेनियम एनरिचमेंट? देखिए नेचर में जो यूरेनियम ओर मिलता है, क्या कहते हैं उसे, पिच ब्लेंड, है ना। पिच ब्लेंड नेचर में यूरेनियम का एक ओर है। इसमें 2 तरह के यूरेनियम आइसोटॉप पाए जाते हैं। वन इज नेचुरल यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम है तो उसमें 2 तरह के आइसोटॉप पाए जाते हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। ये होता है 0.3% और ये होता है 99.7%। बैड लक, ये फिजाइल मटेरियल है तो ये भी रेडियो आइसोटॉप, बट ये फिजाइल नहीं है, ये अपनी चेन रिएक्शन को कैरी ऑन नहीं कर सकता है, ये कर सकता है। पर बैड लक ये कम है और ये ज़्यादा है। हमने मान लीजिए यूरेनियम और किसी कंट्री से खरीदा तो वो अब ऐसी फॉर्म में हमको देगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट करना पड़ेगा। यूरेनियम एनरिचमेंट करना होगा। और व्हाट इज यूरेनियम एनरिचमेंट? इट इज ए प्रोसेस टू इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 235 इन नेचुरल यूरेनियम। ऐसा कुछ करें कि इसको थोड़ा थोड़ा रिमूव करें तो ये बढ़ने लगेगा और इसको हम 3 to 5% पर ले जाकर छोड़ दें। So such kind of uranium will be called enriched uranium. What is uranium enrichment? Increasing the quantity of uranium 235 in natural uranium is called uranium enrichment, and it is done to achieve 3 to 5% of uranium 235 in natural uranium. So such kind of uranium will be called enriched uranium. क्लियर हो गया? 3 to 5% अगर आपने अचीव कर लिया तो अब आप रिएक्टर चला सकते हैं, यानी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सर 0.3% अभी के डेटा है। हाँ 0.3% और 99.7% अभी के डेटा है। हमेशा के डेटा है, नेचर में इसी रेशियो में मिलता है। ये नहीं, इससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट यही अपने नेचर में थे। नेचर में इतना ही मिलता है। फिर क्या करेंगे, जैसे आपके पास एक बॉल है जिसमें रेड और ब्लैक बॉल्स है, अब आपको रेड की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप ब्लैक को निकालना शुरू करेंगे ना, तो उसका परसेंटेज बढ़ेगा ना। तो ऐसा कुछ प्रोसेस किया जाता है जिसमें सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। लेज़र बीम्स के जरिए धीरे धीरे यूरेनियम 235 को बढ़ाया जाता है। यूरेनियम एनरिचमेंट पता चल गया? ओके, सो अब हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियर स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में हमने इंपोर्ट किया नेचुरल यूरेनियम। इसके अलावा झारखंड में मिलता भी है बहुत, लेकिन वो बर्बाद हो गया झारखंड उसकी जगह। मैंने अभी रिसेंटली उसकी एक स्टोरी अभी आई थी, टोटली डिस्ट्रॉयड। ट्राइबल सोसाइटीज किस तरह से बर्बाद हुई ना कैंसर से, आपको झारखंड जादूगोड़ा की स्टोरी पढ़नी चाहिए। यूरेनियम माइनिंग की गई वहाँ पे और उससे कंटामिनेंट्स वहाँ के वाटर में मिलते चले गए, वाटर से बायोमैग्निफिकेशन और पता नहीं क्या क्या हुआ। वहाँ की जो ट्राइबल सोसाइटी थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। अब बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन काफ़ी देर हो गई, काफ़ी लोगों ने बहुत सफ़र किया। और ज़्यादातर इंडिया इंपोर्ट करता है, लाइक कजाकिस्तान,
क्योंकि वो रशिया का ही पार्ट था, तो यूएसएसआर इंडिया का एलाई रहा, तो इंडिया वहाँ से लेता था एंड देन फिर अपने लेवल पर उसको एनरिच करता था और एनरिच करके 3 to 5% पर लेकर आता था और उसके बाद, ठीक है। अब देखिए किस तरह का रिएक्टर इसमें यूज़ किया गया, इंपोर्ट किया गया नेचुरल यूरेनियम जो मिक्सचर है 5% 235 एंड रिमेनिंग 95% अप्रॉक्स 238, ठीक है। एंड देन फिर रिएक्टर यूज़ किया गया प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इसमें कूलेंट और मॉडरेटर दोनों में हैवी वाटर को यूज किया गया। उससे फायदा यह हुआ कि ये जो चेन रिएक्शन शुरू हुई 235 के अंदर, उसमें जो न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं उन न्यूट्रॉन्स का एफिशिएंटली यूज हो पाया। और वो यूज कैसे हुआ देखिएगा। मेरा मिक्सचर है, मान लीजिए मेरा रिएक्टर का कोर है, इसमें U235 है 3 to 5% एंड U238 है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है, फिजाइल मटेरियल नहीं है। रिएक्शन मैंने शुरू करवा दी, इसको न्यूट्रॉन से ऐड किया और ये रिएक्शन चल रही है। और कूलेंट और मॉडरेटर जब हैवी वाटर रखेंगे तो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को वो कंट्रोल रखेगा और एक एफिशिएंट यूज ऑफ न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन्स को वेस्ट नहीं होने देगा। तो बहुत सारे न्यूट्रॉन तो इसकी चेन रिएक्शन को कैरी ऑन करने के काम आएंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन इससे जाके टकराएंगे। एंड जब इससे जब न्यूट्रॉन यहां से, तो न्यूट्रॉन जब ऐड हो रहा है इसमें तो आपको मिल रही है एनर्जी, ठीक है। और यहां पर जब आपका न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है तो ये जो यूरेनियम 238 है वो कन्वर्ट हो रहा है प्लूटोनियम 239 में। और मैंने आपको बताया प्लूटोनियम 239 क्या है एग्जैक्टली, फिजाइल मटेरियल है। तो अब आपने इसको जो यूजलेस था उसको यूजफुल में कन्वर्ट कर दिया। ये रिएक्शन खत्म होने पर मिला ना आपको, अभी रिएक्शन ये कर ही नहीं पाया। लास्ट में आपको बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा है, हाँ मतलब बनता रहेगा, लेकिन ये अभी पूरी तरह से एनरिचमेंट इसका भी तो करना पड़ेगा ना, तब तक ये अपनी रिएक्शन कैरी ऑन नहीं कर पाएगा। तो अब ये आपको बाई प्रोडक्ट में उसके जो एशेज है उसमें मिल जाएगा, फिर उस एशेज का आप एनरिचमेंट करेंगे, प्लूटोनियम 239 आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, उसको फिर से रिएक्टर में यूज करिए। हाँ नहीं नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब नॉर्मली प्लूटोनियम बेस्ड होते हैं। प्लूटोनियम, हाँ न्यूट्रॉन्स जनरेट कर सकते हैं, वो न्यूट्रॉन के लिए अलग अलग मेथड्स यूज हो सकते हैं, न्यूट्रॉन गन्स भी होती है। और हाँ हाँ यही प्रोसेस सारा न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है, यहाँ पे कंट्रोल्ड है, वहाँ पे अनकंट्रोल्ड है। प्लूटोनियम बेस्ड होते हैं ज़्यादातर न्यूक्लियर बॉम्ब। हाँ हाइड्रोजन बॉम्ब, देखिए फिजन और फ्यूजन पढ़ा आपने, फिजन रिएक्शन आपको सारे जो दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्टर से उनमें मिल जाएगी, सारी फिजन रिएक्शन, सारे न्यूक्लियर रिएक्टर है, चाहे यूएसए इंडिया कहीं भी जाएं आपको यही मिलेगा। सारे एटम बॉम्ब से उसमें फिजन रिएक्शन ही मिलेगी। फ्यूजन रिएक्शन कहाँ मिलेगी, तो दुनिया में किसी रिएक्टर में नहीं है। अभी एक रिएक्टर है जहाँ पर कुछ सेकंड के लिए अचीव हुई है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा आपको अगर फ्यूजन देखना है तो आसमान की तरफ देखेंगे, सूरज और तारे दिखेंगे, वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होता है। और हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन रिएक्शन होता है, यानी हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन को ट्रिगर करने के लिए पहले एटॉमिक ब्लास्ट होगा, उससे उससे हीट जनरेट होगी एंड देन फिर उस हीट से फ्यूजन ट्रिगर होगा, और फिर वो फ्यूजन ऐसा ट्रिगर होगा कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी और उस पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय कर देगा। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन फ्यूजन। हाँ जोड़ने के लिए पहले बहुत सारी हीट चाहिए ना, वो इससे अचीव होगी। हाँ तो अर्थ पे आर्टिफिशियली अनकंट्रोल्ड फ्यूजन तो अचीव कर लिया गया है, बट कंट्रोल्ड फ्यूजन अभी तक अचीव नहीं हुआ है। कंट्रोल्ड फ्यूजन अभी तक अचीव नहीं है। और अगर आपको उसका बेनिफिशियल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है फ्यूजन से, तो कंट्रोल्ड रिएक्शन करनी पड़ेगी, कंट्रोल हो ही नहीं अभी तक। हाँ हाँ फिजन से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है उसमें। इसमें फिजन से हीट जनरेट हुई पूरी, फिर फ्यूजन के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे
नहीं, फिर फ्यूज़न के जो मटेरियल है नॉर्मली हाइड्रोजन, उस हीट से उस हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है प्लाज्मा स्टेट में आके आपस में जुड़ जाएंगे और हीलियम में कन्वर्ट होंगे, और इस कन्वर्जन के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी वो बॉम्ब ब्लास्ट में दिखेगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आपको क्या बाई प्रोडक्ट मिला? पी। सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे? ब्रीडर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रीडर रिएक्टर का यूज किया जाएगा। इसमें क्या होगा? अगेन हम इंपोर्ट करेंगे यूरेनियम ऑक्साइड्स को इंपोर्ट करेंगे, और आपका प्लूटोनियम 239 होगा, और इसके चारों तरफ इसके साथ में रिएक्टर कोर में यूरेनियम ऑक्साइड्स को रख दिया जाएगा। ठीक है, यूरेनियम ऑक्साइड्स को रख दिया जाएगा, और उसमें क्या होगा? 238 होगा, लेकिन इसमें एनरिचमेंट इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, लो एनरिच्ड यूरेनियम आपको यूज करेंगे। ठीक है, अब प्लूटोनियम अपना वो करेगा, चेन रिएक्शन कैरी ऑन करेगा, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, और ये जो यूरेनियम 238 है ये न्यूट्रॉन लेकर के अगेन प्लूटोनियम 239 देता रहेगा। ठीक है, हो गया। फिर से आपने क्या किया? लो एनरिच्ड यूरेनियम रखा, लेकिन अब आपके पास प्लूटोनियम है, तो अब ये सारा जो लो एनरिच्ड यूरेनियम है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? प्लूटोनियम 239 में कर देगा। तो सेकंड स्टेज में इस तरह के रिएक्टर को ब्रीडर कहा गया है, क्योंकि इसमें लो एनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड्स को इसमें डाला गया है, और आपको लार्ज अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम मिल गया है। तो ये और मिल गया, ये तो यूज हो गया एनर्जी में, और इससे जो न्यूट्रॉन्स निकले उन्होंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? प्लूटोनियम में। तो आपने जितना प्लूटोनियम लगाया है उससे ज़्यादा आपको मिल गया। तो इस तरह के रिएक्टर्स को ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। ब्रीड मीन्स ब्रीडिंग वर्ड से ब्रीडर निकल के आ रहा है। ब्रीडर मीन्स जितना आपने उसमें दिया, अब आपने उसकी पॉपुलेशन बढ़ा दी ब्रीडिंग करके। सो आपने लो अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम डाला, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ यूरेनियम 238 उसके साथ जोड़ दिया, वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम मिल गया। लेकिन अगेन अभी भी आप यूरेनियम और इंपोर्ट करने पर डिपेंड कर रहे हैं। गॉट इट? सो थर्ड स्टेज, या हाँ ठीक है, थर्ड स्टेज में अब हम इस यूरेनियम ऑक्साइड के इंपोर्ट्स को भी बंद करना चाहते हैं। सो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंडिया की ज्योग्राफी पर रिसर्च किया, और उन्होंने पाया कि इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, स्पेशली केरला एंड बे ऑफ मन्नार, जो श्रीलंका इंडिया के बीच में है, वहाँ जो मिट्टी है उस मिट्टी में एक रेडियो आइसोटॉप और पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मोनेजाइट। और उस मोनेजाइट में कौन सा रेडियो आइसोटॉप है? दैट इज थोरियम 232। थोरियम 232 इज नॉट फिजाइल मटेरियल, ये अपने आप में अपनी रिएक्शन कैरी ऑन नहीं कर सकता है, बट अगर हम इसको न्यूट्रॉन से टकराएं तो ये फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ये हो रहा है। हाँ, वो बताते हैं। सो हमारी थर्ड स्टेज यहाँ ले लेते हैं। नहीं, सारा नहीं हटाएंगे, तो कभी बीच में देखना पड़े कंपेयर करने के लिए, तो आपको पता चलेगा। ओके, सो थर्ड स्टेज में आपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को यूज किया, एंड फर्स्ट जो रिएक्शन करवाई उसमें आपने प्लूटोनियम 239 लिया, और इसके साथ इस फ्यूल के चारों तरफ एक जैकेट बना दी थोरियम 232 की। चेन रिएक्शन शुरू हुआ,
एंड देन चेन रिएक्शन की वजह से प्लूटोनियम से आपको एनर्जी मिली, और जो एक्सेस या सरप्लस न्यूट्रॉन्स थे वो यहां रिएक्ट करेंगे एंड थ्योरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर देंगे। और मैंने आपको बताया यूरेनियम 233 इज ए फिजाइल मटेरियल। तो फर्स्ट जो रिएक्शन करवाई, एक बार आपने चलाया अपने रिएक्टर को प्लूटोनियम से थ्योरियम के साथ डाल के, देन फिर जब आपकी रिएक्शन पूरी हुई तो आपको मिल गया यूरेनियम 233। अब आपको ना तो पिछले फेज के प्लूटोनियम की जरूरत है, ना किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करने की जरूरत है। आपका यूरेनियम 233 अगेन इसी फेज में यूज होगा एज ए फ्यूल, ठीक है। और इसके चारों तरफ जैकेट लगेगी एक थ्योरियम 232 की, इसमें न्यूट्रॉन ऐड करेगा तो एनर्जी मिल जाएगी, एंड इसमें न्यूट्रॉन ऐड करेगा तो अगेन आपको यूरेनियम 233 मिलेगा। और ये इंडिया के अंदर, साउदर्न इंडिया की जो बालू रेत है समुद्रों के आसपास की, ओशन में है ना, केरला एंड बे ऑफ मन्नार, उसमें बहुत है, किसी से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस अब आप कंप्लीटली सेल्फ डिपेंड हो गए। नो, अब ये बन रहा है ना हमारे पास, अब इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है अब? हाँ 35 की अब जरूरत नहीं रही ना आपको। पिछले फेज में जो 239 प्लूटोनियम मिला था उससे आपने एक बार एनर्जी बनाई और थ्योरियम को 233 में कन्वर्ट कर लिया। अब इस 233 को एज ए फ्यूल यूज करा अपने रिएक्टर में और चारों तरफ थ्योरियम जैकेट रखा, तो फिर और 233 मिला, ये यूज हो गया और मिल गया, फिर यूज करेंगे अगेन थ्योरियम जैकेटिंग, अगेन 233। हाँ, ये एक रोड मैप है कि हमें यहां तक पहुंचना है कि अब हम इंपोर्ट करें ही ना, नो इंपोर्ट, कंप्लीटली डोमेस्टिक माइनिंग पे डिपेंड हो जाए। अभी हम कौन से फेज में? इस फेज में। अभी कौन सा फेज आना बाकी है? हाँ, दोनों ही फिजाइल मटेरियल है, बस ये एक अलग आइसोटोप है, वो एक अलग आइसोटोप है। हाँ, एनर्जी दोनों जनरेट कर रहे हैं, बट 235 अभी हम इंपोर्ट पर डिपेंड है और 233 में अब हम बिल्कुल इंपोर्ट से फ्री हो गए हैं, सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। ये डिफरेंस हम पॉलिसी बेस्ड डिफरेंस याद रखें। हाँ हाँ, इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। इवन ये राम सेतु इशू उठा था बहुत सालों पहले, तब शायद आप लोग बहुत छोटे थे, मैं भी स्कूल में था, तो वो यही था कि वो थ्योरियम को निकालना था उनको। और बाद में फिर कहा कि ये तो भगवान राम का सेतु है तो इसको मत तोड़ो। तो ये सारा ये थ्योरियम माइनिंग से रिलेटेड इशू था ये सारा, और बाद में फिर यही हुआ कि उसको नहीं तोड़ा गया। वो तो और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट अब इसको अगर आप नेगेटिवली या इसको क्रिटिकल एनालाइज करने की बात करें तो क्या करेंगे? डेफिनेटली केरल इज़ रिच ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड अगर आप यहाँ पर माइनिंग शुरू करेंगे, सी माइनिंग शुरू करेंगे, तो यहाँ का पूरा जो ओशन इकोसिस्टम है और कोस्टल इकोसिस्टम में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, ये इसी में रहेगा, कुछ भी करो आप। मैं इसको सेव करके चले जाऊँगा, उसके बाद आप कुछ भी करें। पीडीएफ तो दे देनी चाहिए थी इनको, मैं अभी बोल दूंगा, मैडम को कह दूंगा अभी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हमें एक एनर्जी में एक पॉइंट और बचता है, फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर, एंड देन फिर अगला टॉपिक। पहले बड़े मॉड्यूल्स करेंगे तो